जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट थी लास्ट टाइम जिस पे हम काम कर रहे थे थीम ऑप्शंस के साथ। और आज हमने एक न्यू वेबसाइट जो है उसका सेटअप करना है कस्टम डिज़ाइन के लिए। अच्छा जी, तो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि किस तरह से आप थीम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए हेडर फुटर वगैरह आप डिज़ाइन करते हैं, और बाकी वेबसाइट की जो लेआउट है उसको आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं लेआउट को। और फिर उसके बाद जो आपके पेजेस हैं उनके लिए आप जो ब्लॉक एडिटर है वर्डप्रेस का उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए। अब अगर हम कस्टम डिज़ाइन की तरफ आएँ तो कस्टम डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, पेज बिल्डर्स यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आप डिफरेंट पेज बिल्डर्स जो हैं उनको स्टडी कीजिएगा, इंटरनेट पे जाके सर्च करें वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स या थीम बिल्डर्स। तो आपको वहाँ पे मल्टीपल पेज बिल्डर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, और हर एक का अपना अपना तरीका है कि किस तरह से आपको वो वेबसाइट डिज़ाइन करने का ऑप्शन दे रहा होता है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आप कह लें कि ज़्यादा फेमस या पॉपुलर कह लें है वो एलिमेंटर है। और एलिमेंटर यूज़ भी ज़्यादा किया जा रहा है, उसकी बहुत सी रीजंस हैं कि एक तो जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन आपको मिलता है, फ्री और पेड दोनों है उसके, ठीक है। फ्री में आपको बहुत कुछ बनाने को जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं, उसके ऑप्शंस बहुत हैं। आप एलिमेंटर से हेडर फुटर साइड बार पॉपअप वगैरह, और फिर उसके बाद आप फॉर्म वगैरह भी, यानी कि एक पेज बिल्डर आपको हर चीज़ दे रहा होता है, ठीक है। और फिर दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलिमेंटर जो है इजी बहुत है यूज़ करना, ठीक है। आप बहुत इजीली इसको उस पर यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। और फिर उसके एड ऑन्स बहुत आपको मिल जाते हैं। एड ऑन्स का मतलब एक्स्ट्रा प्लगइन्स जो कि हम एलिमेंटर के साथ यूज़ करते हैं, और वो हमें एलिमेंटर में और भी ऑप्शंस देते हैं वेबसाइट को बनाने के, ठीक है। तो वो एड ऑन्स भी हमें बहुत मिल जाते हैं मार्केट में। तो एलिमेंटर हमने करना है, हम इस वेबसाइट पे भी एलिमेंटर यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, सिंपल, ठीक है, कोई थीम नहीं है वो। अ, वो पेज बिल्डर सिर्फ क्या करता है, एज ए एडिटर काम करता है कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के लिए। जैसे अभी हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे थे और हमने होम का जो पेज था वो एडिट किया था। नहीं, चले किसी और नेम से होगा होम का पेज हमने जो बनाया था, ठीक है। तो हमने एडिट किया था ब्लॉक एडिटर के साथ, ठीक है, जो वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर है। याद है ना आपको, लास्ट टाइम हमने किया था, कवर इमेज ली थी, जो सेक्शंस बनाए थे। तो सेम ऐसे ही एलिमेंटर काम पेज एडिट करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना डिजाइन बनाते हैं। तो एलिमेंटर को आप किसी भी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी थीम के साथ, कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो हम इस थीम पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस थीम पे ऑलरेडी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पहले हमने काफ़ी डिज़ाइन ये सब चीज़ें डिस्कस की हैं। तो भी आइडिया हो जाएगा कि जैम सर्वर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मल्टीपल वेबसाइट्स आप बना सकते हैं जैम सर्वर पे प्रैक्टिस के लिए। तो न्यू वेबसाइट आप किस तरह सेटअप करेंगे, ठीक है। न्यू वेबसाइट सेटअप करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें आपने करना है। एक तो ये करना है कि एक न्यू वर्डप्रेस फोल्डर जो है वो आपने रखना है जैम सर्वर में, और एक डेटाबेस बनाना है और उनको आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है, ठीक है। यानी कि हर वेबसाइट के लिए हमें एक न्यू वर्डप्रेस फोल्डर चाहिए होगा। पहले जो हमने रखा था, जिसको हम यूज़ कर रहे थे, वो इस वेबसाइट के लिए था, बैच 108 के नेम से हमने रखा हुआ था, ठीक है। अब हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो एक न्यू वेबसाइट के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक नया फोल्डर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए मेरे पास वही जैम सर्वर है जो मैंने आपको फर्स्ट डे दिखाया था, वही वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ है, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। मुझे जब भी एक न्यू फोल्डर चाहिए होता है, एक न्यू वेबसाइट मैंने बनानी होती है, तो ये जिप फोल्डर जो है वर्डप्रेस का मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसी को यहाँ पे दोबारा से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास ये जिप फोल्डर नहीं है, डिलीट हो गया है, तो आप इसको दोबारा डाउनलोड कर लें। सिर्फ वर्डप्रेस चाहिए, जैम्प नहीं चाहिए, जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, उसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करना। सिर्फ वर्डप्रेस आपको चाहिए, ठीक है। और वर्डप्रेस अगर आपके पास नहीं है तो वर्डप्रेस.org पे जाएं
और वहां से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लें। आपके पास इस तरह से जिप फोल्डर आ जाएगा, उसको अनजिप करें, सिंपल फोल्डर बन जाएगा। इस सिंपल फोल्डर को आप रीनेम कर लें। जैसे पहले बैच 108 रखा था, आप कोई और नेम रखेंगे डिफरेंट, ठीक है। सेम वही रूल है कि स्मॉल लेटर्स और विदाउट स्पेस। तो इसको मैं दे देता हूँ सेकंड 108, ठीक है। वर्डप्रेस फोल्डर को मैंने नेम दिया, यहाँ से इसे मैंने कॉपी किया। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ से कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। अब ये फोल्डर यूज नहीं हो रहा, ये जस्ट यहाँ से कॉपी किया गया। फोल्डर यूज हो रहा है जो जेम सर्वर में रखा हुआ है, समझ रहे हैं। जिस फोल्डर के साथ आपने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया, जैसे बैच 108 का जो फोल्डर था, उसके साथ हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया। ये मेरी सी ड्राइव है, ठीक है। सी ड्राइव को मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जेम सर्वर है, जेम सर्वर में एच टी डॉक्स में हमने फोल्डर रखना है। तो ये पहले से मौजूद है। अब इन्हीं फोल्डर्स को मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं या हो रहे हैं, ठीक है। और इन सब के साथ कोई ना कोई डेटाबेस कनेक्ट है, तो इस वजह से आप इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हमें बिल्कुल एक न्यू फोल्डर चाहिए। तो उसके लिए आप वर्डप्रेस दोबारा से डाउनलोड कर लें, या आपके पास पहले डाउनलोड की हुई है तो उसी को एक्सट्रैक्ट करें, और आपके पास फोल्डर आ गया, उसे कोई डिफरेंट नेम दें, पहले आपने ना दिया हो, ठीक है। आप इसको यहाँ से कॉपी करें और फिर आप इसको यहाँ पे रख दें। ठीक है, अब देखिए कॉपी होके आ रहा है। तो अब वहाँ पे जो दूसरे फोल्डर में मेरे पास ही वर्डप्रेस मौजूद है, ये वाला, तो इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नेम चेंज करके। ठीक है, तो ये एक काम है जो आपने करना है। हर दफ़ा आप एक न्यू वर्डप्रेस फोल्डर रखेंगे, ठीक है। और जाहिर है आप न्यू वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए फोल्डर आपने न्यू रखा है, तो उसके लिए डेटाबेस भी आपको न्यू बनाना होगा, ठीक है। तो डेटाबेस बनाने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे आ जाएं। ब्राउज़र पे आके localhost/phpMyAdmin, ले जी हमारा फोल्डर यहाँ पे आ गया है। और अब जो काम रह गया वो डेटाबेस बनाने वाला रह गया। तहरीम देखें, आप कर तो सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्या होता है कि आपको कोई ना कोई इश्यूज आ जाते हैं। अब ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एच टी डॉक्स में ही मैं अपने अगर वर्डप्रेस फोल्डर रख लूँ और यहीं से कॉपी पेस्ट करता जाऊँ, तो अब मे भी हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ कि ये फोल्डर ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, तो इस तरह से इश्यूज आ जाएंगे। तो कितना टाइम लगता है आपको, क्या आपने वर्डप्रेस फोल्डर जो है उसको अनजिप किया और कॉपी करके यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ इजी है, आपको इश्यूज नहीं आएंगे इस तरह से। आप यहीं पे कोई फोल्डर रख लेते हैं और यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आप उस मेन फोल्डर को ही यूज़ कर लें कभी, और बाद में फिर से कॉपी पेस्ट करते जाएं और आपकी जो है वो, फिर आपको एरर आ रहे हो उस चीज़ के, ठीक है। अच्छा जी, तो डेटाबेस हमने बनाना है। PHP में एडमिन पे आ जाएं, डेटाबेसेस पे क्लिक करें, डेटाबेस का नेम दें। कोई भी नेम आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सेम नेम रखें जो आपने वर्डप्रेस फोल्डर को दिया है। तो आपको ये भी आइडिया होगा कि वहाँ पे जितने फोल्डर्स हैं उतने ही डेटाबेसेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस पे क्लिक करें, डेटाबेस आपका बन गया है, इसको क्लोज कर दें। अब आ जाएं न्यू टैब पे। वर्डप्रेस फोल्डर भी रख दिया हमने, डेटाबेस भी बना लिया।
अब इसको आपने कॉन्फ़िगर करना है। वेबसाइट का नेम लिखें। यहाँ पे जो वेबसाइट का नेम लिखा जाता है ना, वो डेटाबेस का नेम नहीं होता, वर्डप्रेस फोल्डर का नेम होता है। जो भी वर्डप्रेस फोल्डर को नेम दिया वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाती है। नहीं, सबा जैम पे जो ज़्यादा इश्यूज आते हैं ना आपको, वो सिर्फ पोर्ट के इशू आते हैं। ये जो सम टाइम क्या होता है कि आप लोग जो है इसको डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं, या सिस्टम बंद हुआ तो जाहिर है तब भी क्लोज हो गया। तो ये जो ऑलरेडी पोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है अपाचे की और माई एसक्यूएल की, स्पेशली माई एसक्यूएल के ज़्यादा इशू आते हैं। तो क्या होता है कि जब आप दोबारा से जैम सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इन्हीं पोर्ट पे दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा होता है, और ये पोर्ट ऑलरेडी यूज में है क्योंकि आपने पहले जेम सर्वर को क्लोज नहीं स्टॉप नहीं किया था, तो इस वजह से ये पोर्ट ऑलरेडी उसने लिए हुए हैं। और जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो भी इसी पोर्ट पे आके दोबारा स्टार्ट होना चाहेगा। तो तब सर्वर के पोर्ट्स जो है ना, उनको अपडेट कर लें या चेंज कर लें, तो आपका इशू ठीक हो जाता है। अच्छा जी, तो यहाँ से आप लोग जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर लें, कंटिन्यू करें। लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पे आपने डेटाबेस का नेम लिखना है। अभी हमने डेटाबेस बनाया है बैच 108 के नेम से। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है कि आप जब यहाँ पे आते हैं और आप डेटाबेस का नेम यहाँ पे गलत लिख देते हैं समटाइम, या फिर आपने यूज़र नेम और पासवर्ड में कुछ ऐसा वैसा लिख दिया, तो आपको इशू आ जाता है, ठीक है। और फिर अगर आप दोबारा सही भी इंटर करें डेटाबेस का नेम वगैरह, तब भी क्या होता है कि वो उस डेटाबेस को पिक नहीं कर रहा था जो आपने बनाया होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपको इशू आ जाता है। तो उसका वैसे और भी काफ़ी सोल्यूशन है, लेकिन सिंपल वे जो है ना बिल्कुल वो ये है कि आप जाएं, एक और डेटाबेस बना लें डिफरेंट नेम से, और उसका नेम यहाँ पे डाल दें, और फर्स्ट गो में आपका वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूज़र नेम में आपने हमेशा रूट लिखना होता है, आपको पता है। पासवर्ड वगैरह हमने वैसे ही छोड़ देना ब्लैंक, इसमें कुछ नहीं लिखना। सबमिट करना है, ठीक है। रन इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे आके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मैंने सेकंड वेबसाइट लिख दिया, यूज़र नेम में यहाँ पे मैंने एडमिन लिख दिया, पासवर्ड आप XYZ कुछ भी लिख लें यहाँ पे, सेम लगा लें जो पहले वाला है। एक ही पासवर्ड रख लें प्रैक्टिस के लिए, वही यूज़ करते रहा करें। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट लाइव हो तो फिर कोशिश करें कि यूज़र नेम और पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखें, जितना आप स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, ताकि कोई इसको अप्रोच ना करे, ठीक है। ईमेल दे दें यहाँ पे कोई भी, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें। वो भी अच्छा है। लोकल जो है ना, लोकल वो ज़्यादा बेहतर है, आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये बन गया है आपका जी, न्यू वेबसाइट की सेटअप हो गया, ठीक है। यहीं से लॉगिन कर सकते हैं आप, करना चाहें तो। अगर न्यू वेबसाइट टैब में करना चाहें तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यूज़र नेम और पासवर्ड दें। ठीक है, और ये आ गया है जी आपकी न्यू वेबसाइट का डैशबोर्ड, ठीक है। वेबसाइट अगर आपने विजिट करना है तो वेबसाइट विजिट करें, सेम वैसे ही नज़र आएगी जैसे
पहली वेबसाइट हमने की थी तब आपको नज़र आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारी पहले वाली वेबसाइट है और ये हमारी सेकंड वाली वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। सबसे पहले काम हमें इसके लिए थीम चाहिए। थीम जो है वो लास्ट टाइम हमने नेवी थीम यूज़ किया था, अब हम कौन सा थीम यूज़ करने जा रहे हैं। तो थीम सेलेक्ट कौन सा किया जाए या कौन सा थीम यूज़ किया जाए, ये एज ए बिगनर या एज ए फ्रेशर आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज करता है। ठीक है। लेकिन जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपके लिए ये थीम वगैरह इतने जो ना इशू नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने कौन सा थीम लेना है और किस पे काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब थीम किस तरह से आपने लेना है, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप वेबसाइट किस तरह से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी लिहाज से अपना थीम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप का कोई क्लाइंट है, वो आपको कोई स्पेसिफिक थीम देता है कि ये थीम मैंने बाय किया हुआ है, यही थीम आपने यूज़ करना है, तो फिर आप वही थीम यूज़ कर लें। ठीक है, उस थीम में आपको जिस तरह से भी ऑप्शन मिल रहे हैं उनको यूज़ करें। जिन चीज़ों के ऑप्शन नहीं मिल रहे उन चीज़ों को आप कस्टम बना लें पेज बिल्डर के साथ, या प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं उनके साथ। ठीक है, तो आप इस तरह से काम करते हैं। और अगर क्लाइंट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है थीम को लेके, तो फिर आपने अपना डिज़ाइन देखना है कि आप डिज़ाइन कैसे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब डिज़ाइन में क्या होता है कि दो तरह से काम होता है डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, कि या तो आप कस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, या फिर आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। टेम्पलेट में क्या होता है कि बना बनाया डिज़ाइन आपको मिलता है। अब वो बना बनाया डिज़ाइन जो है वो अकेले हेडर का भी हो सकता है, अकेला फुटर हो सकता है बना बनाया। ठीक है, बनाना है तो स्लाइडर जस्ट मैं वहां से उठा लूँ टेम्पलेट से और वो यूज़ कर लूँ। ठीक है, या मैंने को टेस्टिमोनियल का सेक्शन बनाना है तो वो मैं यूज़ कर लूँ। मैंने टीम का एक सेक्शन बनाना है पेज पे, अबाउट उसके पेज पे, तो उसका एक सेक्शन ले लूँ। तो इस तरह से आपको सिंगल सिंगल सेक्शन भी मिल जाते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये होती है कि पेजेस और कंप्लीट वेबसाइट भी आपको मिल जाती है। मतलब अगर मैंने कंप्लीट पेज लेना है अबाउट अस के लिए तो मुझे कंप्लीट पेज का टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है और उसका पूरा टेम्पलेट मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो कंप्लीट पेज का टेम्पलेट मैंने इंपोर्ट किया, पूरा पेज मुझे मिल गया और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंगल सिंगल पेजेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये कि आपको कंप्लीट वेबसाइट मिल जाती है। कंप्लीट वेबसाइट। अब कंप्लीट वेबसाइट के जो टेम्पलेट होते हैं वो आपको ज़्यादातर मिल रहे होते हैं थीम के साथ। आप कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं तो उस थीम के साथ आपको टेम्पलेट मिलते हैं। कुछ टेम्पलेट फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, तो हर थीम का अपना तरीका है, कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है। अब लास्ट टाइम हमने नेवी थीम यूज़ किया था। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ और नेवी थीम को देखता हूँ तो यहाँ पे देखे ना आपको ये ब्लू कलर का एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है। लेकिन जब हमने इस थीम को इंस्टॉल किया तो हमें कोई डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा कि ना, क्यों नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि डिज़ाइन जो है ये एक्चुअली क्या होता है, टेम्पलेट होते हैं। ठीक है, और जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो जस्ट थीम इंस्टॉल होता है, डिज़ाइन इंस्टॉल नहीं होता। टेम्पलेट डिज़ाइन है, टेम्पलेट डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन तो आपने खुद बनाना है। लास्ट टाइम हमने इस वेबसाइट पे ये हेडर खुद डिज़ाइन किया, और अगर यही डिज़ाइन मुझे बना बनाया मिल जाता तो मैंने सिंगल क्लिक करना था और वो डिज़ाइन इंपोर्ट हो जाना था। ठीक है, तो टेम्पलेट डिज़ाइन है। अब बना बनाया ले रहे हैं तो उसको टेम्पलेट कह रहे हैं, खुद से बना रहे हैं तो कस्टम डिज़ाइन उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जब कोई भी थीम लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो थीम पहले इंस्टॉल होती है, सिंपल थीम, उस पर कोई डिज़ाइन नहीं होता। अब ये बात आपने ध्यान से सुननी है। ठीक है, थीम आपने लिया, इंस्टॉल किया, थीम इंस्टॉल हो गया, उस थीम के ऊपर कोई भी डिज़ाइन नहीं है, थीम बिल्कुल ब्लैंक होती है, खाली होती है। उसके बाद फिर आपकी अपनी चॉइस होती है कि मैंने कस्टम डिज़ाइन करना है उस थीम पे, खुद से हर चीज़ डिज़ाइन करनी है, हेडर फुटर पेजेस बनाने हैं, 5 10 15 20, हर पेज को खुद से डिज़ाइन करना है। चाहे वो पेज बिल्डर के साथ करूं, चाहे वो अ, अपना जो है कस्टम कोड के थ्रू कर लूँ। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है, आपको फ्री हैंड है, आप किसी भी तरीके से वो चीज़ बना सकते हैं। वर्डप्रेस के एडिटर से बना सकते हैं, एक्सटर्नल एडिटर या पेज बिल्डर्स हैं उनसे आप बना सकते हैं, अपना कोड लिख के आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ब्लैंक थीम है,
आप खुद से अपना डिजाइन बनाएं इसके ऊपर, या फिर बना बनाया डिजाइन जो है जिनको हम टेम्पलेट बोल रहे हैं वो उठा के यूज कर लें। ठीक है, दोनों आपके पास चीज़ ऑप्शन होती हैं। अब जैसे नेवी थीम है ना, तो मैं आपको यहाँ पे नेवी थीम के ना नेवी थीम। अच्छा, ये जो टेम्पलेट मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, तो ये कहीं पे आपको टेम्पलेट लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको स्टार्टर साइट्स लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको प्रीबिल्ड डिजाइन्स लिखा मिलेगा जैसे स्टार्टर साइट लिखा हुआ। ठीक है, तो डिफरेंट नेम होते हैं, टेम्पलेट, स्टार्टर साइट्स, प्रीबिल्ड डिजाइन्स, वेबसाइट्स, डेमो, इस तरह के नेम आपको मिलेंगे। ठीक है, और जब आप जाते हैं, जैसे मैं अगर नेवी थीम पे जाता हूँ, नेवी थीम की वेबसाइट है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ स्टार्टर साइट्स, ऊपर ही लिखा हुआ है, हम इस पे आ गए हैं। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि जी फ्री के कौन से और पेड कौन से हैं। अब देखें, ये टेम्पलेट था जो वहां पे वो शो करवा रहे थे। अब अगर मुझे ये टेम्पलेट यूज करना है तो इस टेम्पलेट को मैं इंपोर्ट करूंगा, और इसका ऑप्शन मुझे अपने डैशबोर्ड पे ही मिल रहा होगा थीम के सेटिंग्स में या थीम के ऑप्शंस में। ठीक है, वहां पे स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन होगा, मैं उसको जाकर इंपोर्ट करूंगा और मैं कर लूंगा। अब जो टेम्पलेट हमने यूज करने होते हैं ना, वो टेम्पलेट स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि मुझे जिस चीज की वेबसाइट बनानी है, मैं उसी के रेलेवेंट ही टेम्पलेट लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा टेम्पलेट किस चीज़ का है, ये ब्लॉगर के लिए है, ये रेसिपीज के लिए है, ये एनएफटी रजिस्ट्रेशन के लिए आ गया, रियल स्टेट एजेंसी के लिए आ गया, पॉडकास्ट के लिए आ गया। ठीक है, ये फिटनेस क्लब के लिए, ट्रैवल एजेंसी के लिए। ठीक है, लोड मोर कर लें, आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रेंटल के लिए, ड्रोन, तो ये डिफरेंट हैं। ठीक है, अब आपके पास दो चॉइस होती हैं। आपने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट की आपने रिक्वायरमेंट ली क्लाइंट से, तो उसके बाद जब वेबसाइट डिज़ाइन करने की बारी आती है ना, तो अब यहाँ पे आता है थीम सिलेक्शन का तरीका। ठीक है, उसमें क्या होता है, पहली चीज़ आप जहन में ये रखें कि कुछ क्लाइंट जो हैं वो आपको डिज़ाइन देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूआई या यूएक्स डिज़ाइन। ठीक है, फिग्मा डिज़ाइन भी उसको बोलते हैं सिंपली। फिग्मा एक टूल है जहाँ पे जाके डिज़ाइन किया जाता है वेबसाइट्स को। जैसे आप कैनवा पे जाके इमेजेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना, या फोटोशॉप वगैरह पे, तो फिग्मा पे भी वेबसाइट्स डिज़ाइन होती हैं, सिर्फ डिज़ाइन होती हैं, डेवलप नहीं होती, ना ही लाइव होती हैं, कुछ नहीं, सिर्फ डिज़ाइन रेडी होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत से क्लाइंट्स जो हैं, स्पेशली अगर आप बाहर के किसी क्लाइंट से काम कर रहे हैं के साथ, तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं करवाते क्योंकि डेवलपमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, और फिर जब एक प्रोजेक्ट बन जाए और उसमें चेंजेस करना हो तो फिर वो और मुश्किल होती है। और फिर अगर किसी को कुछ डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, तो वो बार बार कहेगा नहीं इसको ऐसे कर दें ऐसे कर दें, तो जाहिर है आपने बार बार अपनी वेबसाइट को एडिट करना है, उसको डेवलप करना है, उस पर टाइम भी लगता है और आपकी एफर्ट भी लग रही होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले एक डिज़ाइन बनवा लेते हैं। ठीक है, पुराना दौर था तब तो आप कह लेंगे फोटोशॉप पे ही वो डिज़ाइन करवा लेते थे। तो पीएसडी फाइल मिलती होती थी, और पीएसडी फाइल को हम लोग एचटीएमएल में कन्वर्ट करते होते थे, और फिर उसका डिज़ाइन बनता था। अब तो आपके पास फिग्मा और एक्सडी जैसे टूल हैं जहाँ पे लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। अब फिग्मा पे क्या होता है कि कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन हुई, फिग्मा डिज़ाइनर अलग से होते हैं जिसको आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बोलते हैं। ठीक है, उनसे वेबसाइट डिज़ाइन करवाई जाती है, क्लाइंट को दिखाई जाती है, क्लाइंट उसमें कहता है कि जी ये चेंजेस कर दें, ये कलर चेंज कर दें, ये सेक्शन डाल दें, ये निकाल दें, कंटेंट चेंज कर दें। तो जो चेंजेस होनी है वो वहीं पे होती है सब कुछ। ठीक है, चेंजेस होने के बाद डिज़ाइन लॉक हो गया कि जी ये डिज़ाइन ओके मेरी तरफ से, फिर वो डिज़ाइन या फिग्मा डिज़ाइन दिया जाता है डेवलपर्स को कि लें जी इसको बना दें। तो हम क्या करते हैं कि हम वहां से देख देख के उस चीज़ को बना रहे होते हैं। अब हमारे लिए इजी क्या होता है कि हमें हर चीज़ की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसी टेम्पलेट को ओपन कर लूँ, लाइक ये कह लें कि एक तरह से फिग्मा डिज़ाइन ही है, जस्ट आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ मैं। तो मुझे क्या होगा कि जब मैं फिग्मा डिज़ाइन पे जाऊँगा और इस पे क्लिक करूँगा, तो मुझे बता रहा होगा कि ये टेक्स्ट, इसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी हाइट विड्थ क्या है। बटन पे क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी स्टाइलिंग, सब कुछ। तो
ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मुझे फिग्मा डिज़ाइन पे मिल रही होगी। अब ये आइकन्स हैं तो फिग्मा डिज़ाइन से उठा के मैं डाउनलोड करूंगा और अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर लूंगा। तो ये फ़ायदा होता है कि हमें फिर ये नहीं करना होता कि यार इसको कैसे बनाएं कैसे करें। ठीक है, एक डिज़ाइन हमारे सामने, हम उसको देखते हैं और फिर हमें पता होता है कि अच्छा ये चीज़ बनानी है, तो काम भी जल्दी होता है और एग्जैक्ट चीज़ वही बनती है जो डिज़ाइन हमें दिया गया है। ठीक है, हमें पता होगा कि इसका साइज़ क्या है, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी देनी है, इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी आएगी, इनके दरमियान में कितनी स्पेसिंग आएगी, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, और आप उसको देख देख के अपना डिज़ाइन बना रहे होते हो। तो ये होता है कस्टम डिज़ाइन करना। कस्टम डिजाइन के लिए क्लाइंट आपको या तो फिग्मा डिजाइन वगैरह देता है या फिर कोई रेफरेंस वेबसाइट भी दे सकता है। रेफरेंस वेबसाइट में क्या होता है कि मैं कह दूं यार फलां वेबसाइट देखें, मुझे उस तरह की बना दें। ठीक है, उस तरह के बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सेम टू सेम उसको कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब ये होता है कि आप उससे आइडिया ले लें, जो वहाँ पे कुछ चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं थोड़ा बहुत देखें कि एनिमेशन या मोशन वगैरह कैसे डाले हुए हैं। जाहिर है कलर वगैरह तो आपने चेंज ही करना है, कलर तो हर कंपनी या ब्रांड के अलग से डिफरेंट ही होते हैं। सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उस तरह की बनानी है तो आप उससे मिलती जुलती चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दो चीज़ें हैं। अगर क्लाइंट की तरफ से कोई डिज़ाइन दिया जा रहा है फिग्मा डिज़ाइन, या फिर कोई वैसे रेफरेंस डिज़ाइन दे दे वो किसी वेबसाइट का, तो फिर इसका मतलब है कि आपने कस्टम डिजाइन करना है उस रेफरेंस को या फिग्मा डिजाइन को देखते हुए, खुद से चीज बनानी है। तो उसके लिए जो मेन चीज होगी वो होगा पेज बिल्डर, कि आपने ये जो डिजाइन बनाना है ये किस पेज बिल्डर के साथ बनाना है, किस एडिटर के साथ बनाना है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने यूज करना है एलिमेंटर पेज बिल्डर। ठीक है, एलिमेंटर से मैं एडिट करूंगा। वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर जो है वो बहुत सिंपल है, मैं उससे नहीं कर रहा, या कोई और एक्स वाई जी वो पेड है उससे मैं नहीं कर रहा। ठीक है, मैं एलिमेंटर से कर रहा हूँ। तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलिमेंटर से अगर ये वेबसाइट आप बना रहे हैं तो एलिमेंटर के साथ कौन सा थीम जो है वो परफेक्ट रहेगा, कौन सा थीम हमें यूज करना चाहिए एलिमेंटर के साथ जो कि अच्छा काम करे। समझ आ गई है? तो इस तरह से आप अपनी थीम सिलेक्शन करेंगे। आपने कस्टम डिजाइन बनाना है, आपको रेफरेंस डिजाइन या फिग्मा डिजाइन दिया गया है, आपने देख के कस्टम डिजाइन बनाना है। कस्टम डिजाइन बनाने के लिए आपने पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है और उस पेज बिल्डर के साथ कौन सा थीम परफेक्ट काम करेगा, यहां से आप अपनी थीम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरी तरफ पे। अगर क्लाइंट कोई भी रेफरेंस डिजाइन नहीं देता, क्लाइंट ने ना फिग्मा डिजाइन बना के दिया, क्लाइंट ने ना कोई रेफरेंस वेबसाइट दी, सिंपल लोकल क्लाइंट है आपका। ठीक है, और उसने कहा यार मुझे वेबसाइट बना दो, बस जैसी भी बना दो, अच्छी सी बना दो, खूबसूरत अट्रैक्टिव से बना दें वेबसाइट। ठीक है, बना देते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, या तो आप कस्टम बना लें, खुद से अपनी सोच से बना लें कि डिज़ाइन मैंने कैसा करना है, क्या करना है, कौन कौन से सेक्शन डालूं। और आप कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है सोचने का, या इतना परफेक्ट काम अभी नहीं हो रहा। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप टेम्पलेट यूज कर लेते हैं। आपको कंप्लीट वेबसाइट्स के टेम्पलेट मिलते हैं, देखिए बिल्कुल कंप्लीट टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट में आपको तमाम पेजेस मिल रहे हैं, सब कुछ। तो फिर आप क्या करते हैं कि अगर आपने टेम्पलेट के साथ वेबसाइट बनानी है तो पहले आप ये देखें कि आपको वो टेम्पलेट किस थीम में मिल रहा है। जिस थीम में आपको वो टेम्पलेट मिल रहा है आप वो थीम यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल मैंने बनानी है मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट और मैं मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने नेवी थीम में टेम्पलेट देखा और मुझे लगा कि यार ये टेम्पलेट बिल्कुल फिट है, जो मैं चाह रहा था वही चीज़ें बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत चेंज हल्का फुल्का होगा भी तो कोई नहीं, खैर है वो हम खुद से भी कर लेंगे। लाइक मैंने कंटेंट सब पे डमी लगा होता है, कंटेंट जो होता है ना वो कंटेंट आपने खुद ऐड करना होता है, ये डमी कंटेंट सब कुछ ये अपडेट हो जाता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप एडिट कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन एक लेआउट एक डिज़ाइन तो बना हुआ है ना। और आप कहते हैं कि जी ये डिज़ाइन ठीक है। अब हम देखेंगे ये डिज़ाइन या टेम्पलेट किस थीम का है, नेवी थीम का। हम नेवी थीम इंस्टॉल करेंगे, उसको टेम्पलेट इंपोर्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, वेबसाइट कंप्लीट कर लेंगे। समझ आ गई है? या तो आप टेम्पलेट के साथ वेबसाइट बना रहे हैं तो देखें आप कौन सा थीम यूज करेंगे, किस थीम में आपको अच्छा टेम्पलेट मिल रहा है। और अगर आपने कस्टम डिजाइन करना है फिर आप पेज बिल्डर के हिसाब से देखेंगे कि आपने कौन सा थीम यूज करना है। यहाँ तक बताएं मुझे कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि थीम सिलेक्शन हम किस तरह से करते हैं। हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है ये। चलें जी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट हमारे जो सेशन होगा उसमें थीम इंस्टॉल करेंगे। आई नो कि हमारा पूरा सेशन गया आज की इस बात को समझाने में, लेकिन बहुत अ, बड़ी चीज़ है, अगर आप ये समझ जाएं तो आगे आपके लिए इजी हो जाएगा काम।
हाँ जी, कर ले।